हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आवर्त बीजों में जनन, और ये हमारा वीडियो नंबर 24 है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कृत्रिम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऐसा कायिक प्रवर्धन यानी ऐसे कायिक अंग को लेकर पादप को विकसित किया जाए, वो कायिक प्रवर्धन होता है। और यदि कृत्रिम रूप से प्रक्रिया की जाए कायिक प्रवर्धन की, तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसकी निम्न विधियाँ होती हैं। सबसे पहली विधि होती है कटिंग या कर्तन। नंबर 2 होती है दाब लगाना या लेयरिंग। और नंबर 3 होती है रोपण या ग्राफ्टिंग। इस वीडियो के अंदर हम 2 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे तथा थर्ड विधि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट विधि मैंने आपको बताई कटिंग या कर्तन। कर्तन 2 तरीके से की जा सकती है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। नंबर 2 है दाब लगाना या लेयरिंग। ये भी 2 तरह की होती है, टीला दाब और वायु दाब या गुट्टी लगाना। थर्ड है रोपण या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग 4 प्रकार से होती है, जिह्वारोपण, फज्ज रोपण या वेज ग्राफ्टिंग, किरीट रोपण और कलिका रोपण। तो इस प्रकार जो है हम 4 प्रकार की ग्राफ्टिंग जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिंग क्या होती है। कटिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग। क्या करते हैं स्टेम कटिंग में? कोई भी तना लेके उसके छोटे छोटे भागों में उन्हें बांट कर उसे भूमि में बो दिया जाता है। बोए हुए जो भाग है उससे कुछ दिनों पश्चात जड़ें निकलने लगती है, ऊपर की तरफ परों का विकास होने लगता है और वो नए पादप को जन्म देता है। ठीक है। स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन जो है मैंने आपको बताया, स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, फिर उन्हें भूमि में बो दिया जाता है तथा थोड़े दिनों पश्चात वो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस क्रिया को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, अतः इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इस क्रिया को प्रभावित करते हैं? पहला है प्रवर्ध की लंबाई, यानी स्टेम की लंबाई कितनी है। दूसरा है मात्र पादप की आयु, कि जो मात्र पादप है जिसकी आप नया पादप कायिक प्रवर्धन करने वाले हैं, उस पादप की आयु कितनी है। तथा रोपण का वातावरण कैसा है। ठीक है, रोपाई का वातावरण कैसा है। ये 3 चीज़ें जो है वो कर्तन या कटिंग से परिवर्तित होने वाले पादप के विकास के लिए प्रभावित करती है। पहला प्रवर्ध की लंबाई, दूसरा पात्र पादप की आयु और तीसरा रोपण का वातावरण। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर हम स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन विधि का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सब के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे उदाहरण देकर और विधि को पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनके उदाहरण बहुत अच्छे से याद कीजिए। मैं बार बार आप पर उदाहरण याद करने के लिए जब से फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है जोर डाल रही हूँ। तो उदाहरण के बिहाफ पर आपसे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप उदाहरण बहुत अच्छे से कीजिए। तो स्तंभ कर्तन का उदाहरण क्या है? देखो, गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनवेलिया। ठीक है, जिनके अंदर हम स्तंभ कर्तन विधि का प्रयोग करते हैं। स्तंभ को छोटे छोटे भागों में बांटकर भूमि में उनको क्या कर दिया जाता है? बो दिया जाता है। उससे थोड़े दिनों पश्चात क्या निकलने लगती है? जड़ें, और उसके पश्चात वो नए पादप को जन्म देने लगता है। शाखाएं उत्पन्न होगी, पत्तियां लगेगी, नया पादप विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तन। मूल कर्तन में हम क्या करते हैं? मूल का काई भाग लेते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और उसे टुकड़े कर भूमि में बो दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि भूमि में कैसे बोया जाए? ऊर्ध्व स्थिति में बोया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्व स्थिति में बोया जाता है। इसलिए बोया जाता है ऊर्ध्व स्थिति में ताकि जो इसका शीर्ष भाग है, जिससे अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, वो ऊपर की ओर रहें। ठीक है, तथा उनसे वो प्रस्फुटित होकर नए पादप को जन्म देती हैं। तो स्तंभ कलिकाएं जो हैं वो शीर्ष भाग में पाई जाती हैं, तो वो प्रस्फुटित होकर वही क्या करती है? नए पादप को जन्म देती हैं। इसलिए इसको हम ऊर्ध्व स्थिति में बोते हैं। मूल कर्तन में हम कायिक भाग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मूल के टुकड़े। कहाँ लगा दिया जाता है? भूमि में। कैसी स्थिति में? ऊर्ध्व स्थिति में, ताकि शीर्ष पर उपस्थित जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं वो प्रस्फुटित हो और नए पादप को जन्म दे। उदाहरण ध्यान रखेंगे, नींबू, अमरूद, सेब और चेरी, इनके अंदर मूल कर्तन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कायिक प्रवर्धन की पहली विधि पूर्ण कर ली है, जिसके मैंने 2 भाग आपको बताए थे। एक स्तंभ कर्तन
और एक मूल कर्तन। ठीक है, 2 भाग मैंने आपको बताए थे। आई होप दोनों आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम दाब लगाना। दाब लगाना जो विधि होती है, इसके भी 2 प्रयोग मैंने आपको बताए, 2 प्रकार मैंने आपको बताए, टीला दाब और वायु दाब या गुट्टी लगाना। ठीक है, दाब लगाना जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये विधि जो होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, वो पादप जिनके स्तंभ से जो शाखाएं वखाएं निकलती रहती हैं, वो शाखाएं को हम जो इस तरीके से उनका शाखाओं पर से वो मूल बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और मूल बनाने के लिए, मूल के निर्माण के लिए उनको प्रेरण दिया जाता है, जिससे परोह और पादप, पर्ण वगैरह, पत्तियाँ वगैरह उस पर विकसित हो सके। इसके लिए दाब लगाना विधि का प्रयोग करते हैं। वापस रिपीट करती हूँ, इस विधि के अंतर्गत स्तंभ और उसकी शाखाओं को मुख्य पादप से अलग नहीं करते, अलग किए बिना ही उससे अपस्थानिक मूल के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे परोह और पर्ण पादप, परोह व पर्ण पादप का विकास हो सके। ठीक है, इसकी प्रमुख विधियाँ हैं। पहला है टीला दाब। टीला दाब में क्या करते हैं, जैसे तने की शाखाएं बहुत लंबी लंबी, जैसे मोगरा, चमेली, इनके अंदर आपने देखा होगा, वो शाखाएं कई बार इतनी लंबी होती है कि भूमि से टच भी हो रही होती है। उन शाखाओं को क्या कर देते हैं, हम भूमि के अंदर दबा देते हैं। दबाने के पश्चात ये ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक पर्व संधियाँ जो होती है वो भूमि में दब जाए। पर्व संधियों से आप सभी को पता है कि अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं कुछ समय पश्चात, और ये इसे फिर हम मात्र पादप से काट कर अलग कर देते हैं और ये नया पादप के रूप में विकसित हो जाता है। वापस रिपीट कर लेते हैं। इस विधि में क्या होते हैं कि तने की जो लंबी लंबी शाखाएं होती हैं वो भूमि के टच तो होती हैं, उनको जरा सा भूमि के अंदर और दबा दिया जाता है। दबाते समय ध्यान रखा जाता है एक या एक से अधिक पर्व संधियाँ जो हैं वो भूमि में दब जाएं। पर्व संधियों से कुछ समय पश्चात जब भूमि में दबती है, रेगुलर पानी वानी देते रहते हैं, तो कुछ समय पश्चात उन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और फिर हम उसे मात्र का पादप से काट कर अलग कर देते हैं। वो मिट्टी से जो जड़ें आबद्धित है उस सहित हम उसे मात्र पादप से काट कर अलग कर देते हैं, और ऐसा उदाहरण किसमें देखने को मिलता है, चमेली और मोगरे में। ठीक है, तो ये टीला दाब विधि है दाब लगाने की। नेक्स्ट है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाने वाली विधि जो है हम मुख्यतः वृक्षों में करते हैं, जिनके जो तने होते हैं वो काष्ठीय होते हैं, जिनकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं, जिन्हें भूमि में दबाना टीला दाब विधि द्वारा आसान नहीं होता है, उनके अंदर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो शाखाएं हैं उस पर से छाल हटा लेते हैं। ठीक है, और छाल के साथ साथ वहाँ पर एक वलय आकार का कट लगा लेते हैं। ठीक है, पर ध्यान रहे कि जो संवहन ऊतक है वो क्षतिग्रस्त ना हो, तो हम इस तरह से वलय काट के लगा देते हैं, और उस कटे हुए स्थान पर या तो हम मॉस लगा देते हैं या गीली मिट्टी लगा देते हैं या गीली रुई लगा देते हैं उस भाग, ताकि वो भाग अधिक समय तक नम बना रहे। और उस भाग से कुछ समय पश्चात जो है, उस भाग को तो हम गुट्टी कह देते हैं, उस भाग से कुछ समय पश्चात जो है हम समय समय पर जल डालते रहते हैं तो नम बना रहता है। जड़ें निकलने लग जाती हैं 4 से 8 सप्ताह के बाद, और वो जड़ें युक्त पादप जो है उसको अलग से काट दिया जाता है, मात्र पादप से अलग कर दिया जाता है और उसे भूमि में रोपित कर दिया जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं, गुट्टी लगाना। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, वायु दाब और गुट्टी लगाना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पादप जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, मुख्यतः वृक्ष और जिनकी शाखाएं मोटी होती है, छाल हटा लेते हैं, छाल के नीचे एक बलाकार कट लगा देते हैं और उस कट के अंदर हम या तो मॉस है या गीली रुई है या मिट्टी लगा देते हैं। ध्यानपूर्वक हम उस पर पानी देते रहते हैं समय समय पर, न कि नम बना रहे। 4 से 8 सप्ताह बाद उससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। जड़ें निकलने के पश्चात हम उसे मात्र पादप से काट कर अलग कर देते हैं और जो है भूमि के अंदर रोप देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां जो हैं वो कर ली हैं। ठीक है, तीसरी विधि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा।